मैकेनिकल इंजीनियर ना सिर्फ मशीनों का निर्माण और मरम्मत करते हैं, बल्कि आज हर विभाग में इनकी अहम भूमिका है। चाहे ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र हो, रक्षा या ऊर्जा, रेलवे या उद्योग, हर क्षेत्र में ये विशेषज्ञ तकनीकी कार्यों को सरल और कुशल बनाते हैं। आधुनिक तकनीकी और नवाचार के साथ देश की प्रगति में मैकेनिकल इंजीनियर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर नरेंद्र वर्मा से खास बातचीत की। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं मैकेनिकल इंजीनियर नरेंद्र वर्मा सर। सर, जैसा कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, क्या आम लोगों ये जान सकते हैं कि ये काम असल में क्या होता है? एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट जो है जूनियर इंजीनियर हुआ था। पहले इस पोस्ट का नाम चार्जमैन था रेलवेज़ में, और मेरी तुगलकाबाद में पोस्टिंग हुई थी और ट्रेनिंग लखनऊ में हुई थी। तो उस समय ट्रेनिंग जो है एक्चुअली 2 ईयर्स की हुआ करती थी, 5 ईयर्स की हुआ करती थी, लेकिन डिप्लोमा होल्डर बैच के लिए ट्रेनिंग 1 साल कर दी गई थी। और जो डिप्लोमा होल्डर का सिलेबस था, वो जो डिग्री होल्डर का सिलेबस था स्कूल में, ट्रेनिंग स्कूल में, सेम सिलेबस को रिपीट करके डिप्लोमा होल्डर्स को पढ़ा दिया गया था। और मेरी पोस्टिंग जो है 1 साल बाद हो गई थी। इन द मीन टाइम जो है 74 में रेलवे स्ट्राइक हो गई थी। उस समय मैं दिल्ली में था, तुगलकाबाद डीजल लोको शेड तुगलकाबाद, जो कि इंडियन रेलवे का भी एक बहुत बड़ा शेड हुआ करता था। जैसा कि सर आज के ज़माने में रोबोटिक एआई ऑटोमेशन आ गया है, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है पिछड़ गई है या आगे बढ़ रही है? नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी काफ़ी इसमें योगदान है, क्योंकि रेलवे में करीब मैंने 73 से और अभी 2011 तक जॉब किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। मैं पहले जूनियर चार्जमैन था, देन फोरमैन। बीच में मैं इराक चला गया था फॉर 2 ईयर्स, बगदाद बार प्रोजेक्ट इराक में मैंने काम किया है लगभग 22 महीने। वहाँ से आने के बाद मेरी पोस्टिंग जो है अम्बाला हुई थी, अम्बाला डीजल शेड में। अम्बाला डीजल शेड के बाद मैं गस्टेड कैडर ज्वाइन किया, चला गया था, और उसमें मेरा 30% में टैलेंटेड कोटे में सिलेक्शन हुआ था। फिर मेरी पोस्टिंग एज एमी डीजल रेवाड़ी हो गई थी। फिर रेवाड़ी के बाद फिर मैं आलमबाग डीजल शेड आ गया था, लोको शेड आलमबाग चंदननगर में है, वहाँ पर आ गया था। वहाँ करीब मैंने 10 महीने काम किया है। तो जो आपने प्रश्न किया है कि उसमें ऑटोमेशन का काम है या एआई का है नहीं है, तो मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि पहले डीजल लोकोज में पूरा मैकेनिकल सिस्टम था। एक डीजल इंजन है जो कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होते हैं, उसके साथ जो डिज़ाइन किया गया है। तो उस समय उसके हाथ पावर 2600 पहले शुरू में हुआ करती थी, जो कि एल्को इंजन्स यूएसए के इंजन परचेज़ किए गए थे करीब 1962 के आसपास या उसके बाद में। तो जब मैं वहाँ पर था तो उस समय प्योरली उसमें कार्ड्स लगे होते थे, जैसे आपके कई जगह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वगैरह होते हैं, पीसीबी लगे होते हैं, ऐसे हमारे इंजन में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स लगे रहते हैं। तो जितना भी सिस्टम है, जो भी ऑपरेशन है, डीजल इंजन ने पावर पैदा की, पावर को जो हम यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कार्ड के थ्रू हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इस समय में उन कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह पर हमारे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल गवर्नर्स आ गए हैं, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट लगा दी गई हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फ्यूल सप्लाई हमारी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है डीजल लोकोमोटिव में। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है डीजल लोकोमोटिव फ्यूल सप्लाई उसी के अकॉर्डिंग हमें हार्स पावर मिलती है। जो डिज़ायर्ड हार्स पावर है वो डिफरेंट नोचेज़ हैं, 1st to 8th, फर्स्ट नोच, सेकंड नोच, थर्ड नोच, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8th। तो हर नोच पर इंजन अलग अलग हार्स पावर हमें आउटपुट देता है। सेकंड नोच पर दूसरी होगी, थर्ड पर दूसरी होगी, 8th नोच पर हमें फुल हार्स पावर लोकोमोटिव की मिलती है। तो उसमें 2 तरह की हार्स पावर होती है। एक इंडिकेटर हार्स पावर जो कि थ्योरेटिकल हार्स पावर होती है, एक ब्रेक हार्स पावर जो कि इंजन क्रैंकशाफ्ट पर हमको मिलती है, बीएचपी कहते हैं ब्रेक हार्स पावर। वो जो है आईएचपी से कम होती है, इंडिकेटर हार्स पावर से कम होती है। तो जो हमें बीएचपी है वो हमको डायरेक्ट मिलती है फॉर ट्रेन ऑपरेशन, जो कि लोकोमोटिव को ऑपरेट करती है। जैसा कि सर जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल गवर्नर्स लगे हैं और भी सिस्टम लगे हैं, तो अब वो उसमें एआई की भी मदद मिलती है। जो युवा आज इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे?
देखिए, ऐसा है कि इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत वाइड है। बहुत सी ब्रांचेज़ हैं आपकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर में भी आपका कोर सब्जेक्ट भी है, एआई एंड एमएल भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये भी उसमें, डाटा साइंसेज हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। तो देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंजीनियरिंग फील्ड। ये डिपेंड करता है कि किसी पार्टिकुलर बच्चे को कौन सी ब्रांच ऑप्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर बच्चे का झुकाव जिस फील्ड में है, उसके पेरेंट्स से अपेक्षा की जाती है कि उस पर कोई प्रेशर ना दें और उसको वही फील्ड ऑप्ट करने दें जिसमें कि बच्चे का इंटरेस्ट है। उससे क्या होगा, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा रोल मॉडल? तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपने किया है। वैसे तो पेरेंट्स के हमेशा रोल मॉडल होते हैं। तो मेरे फादर जो है एक्चुअली यहाँ का रेंज वगैरह शाह आलम बाग में थे। तो उनके कैंसर से डेथ हो गई थी 1970 में, जून 70 में, इसी जून में 29 जून को डेथ हो गई थी 1970 में। और तब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। मैंने डिप्लोमा किया है हीबट पॉलिटेक्निक महानगर लखनऊ से। तो मेरा सेकेंड ईयर का डिप्लोमा के एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम मतलब उसी बीच में एग्ज़ाम हुए थे। वो बीमार थे, बाद में उनकी डेथ हो गई कैंसर से, लीवर कैंसर हो गया था उनको। तो उसके बाद जो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग है वो हमने इंडिपेंडेंट किया है और अपने पूरे परिवार को संभाल कर किया है। उसमें हमारे मतलब हम लोग जो है 5 भाई बहन थे। तो उसमें एक की मैरिज हो गई थी, फिर हमने 2 बहनों की मैरिज की है, अपने छोटे भाई की मैरिज की और अपनी मैरिज भी की। साथ में पूरे परिवार को उस वही स्टेटस मेंटेन किया जो कि फादर मेंटेन करते थे। तो मेरी माँ तो थी ही, लेकिन फादर मेरे रोल मॉडल थे। सॉरी टू से सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ